Hello everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about demand forecasting। इस वीडियो में आपका फुल चैप्टर यहाँ पे डिस्कस हो जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन हर एक क्वेश्चन में आप लिख सकते हो, जो भी यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। एंड मेनली 2 क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, मेथड एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस एंड फैक्टर्स। सो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, जो डिमांड फोरकास्टिंग है वो हम किसे कहते हैं। एक प्रोसेस है जिसमें हम फ्यूचर के डिमांड को एस्टिमेट करते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड कितनी होने वाली है फ्यूचर में, बेस्ड ऑन प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस एंड फैक्ट्स। So mainly demand forecasting is a prediction or estimation of demand volume to be achieved by an organization in specific period of time in future based on प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। यानी कि प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस के बेस पे जो डिमांड हम एस्टिमेट करते हैं जिसको अचीव करती है ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक पीरियड में, तो उसे हम डिमांड फोरकास्टिंग कहते हैं। एंड हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो डिमांड फोरकास्ट इज़ अ फर्म्स बेस्ट एस्टिमेट ऑफ व्हाट डिमांड विल बी इन फ्यूचर गिवन अ सेट ऑफ असम्पशन। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो एस्टिमेशन होता है डिमांड का वो मॉनेटरी भी होता है, फिजिकल टर्म में भी होता है। उसके बाद जो डिमांड होती है वो फ्यूचर से बिलोंग करती है, यानी कि जो एस्टिमेशन होता है वो डिमांड जो होती है वो फ्यूचर की होती है और ये पास्ट पे डिपेंड करती है, जो हमारा पास्ट डेटा होगा। उसके बाद यहाँ पे सर्टेन अजम्पशंस होती हैं अबाउट प्रेजेंट डिमांड एनवायरनमेंट। उसके बाद हमने करना है इंपॉर्टेंस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। इसके टोटल 8 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन प्लानिंग। इसमें है कि डिमांड फोरकास्टिंग एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जब डिटरमाइन किया जाता है कि प्रोडक्शन प्लानिंग प्रोसेस क्या होगा, और जो मैनेजर है उसके पास रिलायबल डिमांड एस्टिमेट्स होंगे, तभी जो रिसोर्सेज हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के वो ईजिली एंड ऑप्टिमली यूज़ होंगे, ठीक है। और ही कैन गिव करेक्ट वर्क लोड टू suitable persons for different processes। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे डिमांड फोरकास्टिंग की एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे सपोज करो हम सोल्ड कर रहे हैं 200, 250 या 300 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स इन मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ओके, तो यहाँ पे हमें ये डिमांड फोरकास्टिंग की है कि अप्रॉक्सीमेटली 250 यूनिट्स जो होंगे अप्रैल में उसकी डिमांड होगी। ये जस्ट डिमांड फोरकास्टिंग है, उसके अकॉर्डिंग ही रिसोर्सेज का अरेंजमेंट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू रिलायबल डिमांड एस्टिमेट्स। सेकेंड पॉइंट है सप्लायर एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब जब हमारे पास रिलायबल डिमांड एस्टिमेट्स हैं तो हमें पता होगा कि कितना मटेरियल सप्लाई करना है और उसके अकॉर्डिंग ही डिलीवरी टाइम पे की जाएगी कस्टमर्स को। इसके साथ ही कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी बनी रहेगी। उसके बाद सप्लाई चेन एफिशिएंसी। सो इसमें यही है कि जो डिमांड फोरकास्टिंग है वो हेल्प करती है स्मूथ फ्लो में, जो भी रॉ मटेरियल का स्मूथ फ्लो होता है या सप्लाईज होती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कितनी डिमांड होने वाली है। जैसे लास्ट एग्जांपल को देख लो, 250 यूनिट्स की डिमांड फोरकास्टिंग करी थी एंड उसके अकॉर्डिंग ही रॉ मटेरियल यहाँ पे लाया जाएगा। एंड जो भी प्रोडक्ट जैसे स्टॉक में रखते हैं, एक्स्ट्रा जो स्टॉक होता है, तो यहाँ पे लो स्टॉक होगा और अर्निंग इंटरेस्ट ऑन मनी सेव्ड, ठीक है। और यहाँ पे जो कैरिंग कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद हमारा आता है 4th पॉइंट फाइनेंशियल प्लानिंग। सो जो मनी सेव हो रही है, जैसे हमने ऊपर पॉइंट किया वहाँ से मनी सेव हो रही थी, ठीक है। जैसे कैरिंग कॉस्ट में कम पैसे लग रहे हैं, तो जो मनी सेव हो रही है तो हम प्रॉपर उसे एफिशिएंट मैनर में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो करेक्ट एस्टिमेट है वो हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है फाइनेंशियल प्लानिंग की। उसके बाद स्टेबिलिटी इन ऑपरेशंस। अब जो डिमांड फोरकास्टिंग है वो हेल्प करता है कि बिज़नेस हैंडल कर सके साइक्लिकल या सीजनल फ्लक्चुएशंस होती हैं बिज़नेस में, एंड ये स्टेबिलिटी रखता है एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन एंड प्राइस में। नेक्स्ट है प्रमोशनल मिक्स। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हम स्ट्रैटेजी देखते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी है प्रमोशन करवाने में या डिमांड को इंक्रीज़ करवाने में, वो भी बेस होती हैं ऑन जो एस्टिमेशन होता है डिमांड का, यानी कि डिमांड फोरकास्टिंग पे। एंड जो यहाँ पे एग्जांपल लिख देना कौन सी स्ट्रैटेजीज होती हैं प्रमोशन की। न्यूज़पेपर हो गए या फिर डायरेक्ट प्रमोशन होती है, सेल प्रमोशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट है 6th पॉइंट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब यहाँ पे अगर डिमांड बढ़ती है तो यहाँ पे जो मैन पावर है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है एडवांस में। तो ये सब कुछ डिपेंड होता है कि आपकी डिमांड फोरकास्टिंग कैसे हुई है। 8th पॉइंट है लॉन्ग टर्म प्लानिंग।
इसमें यही है कि अगर बिज़नेस ने एक्सपैंड करना है, ठीक है, अपनी ग्रोथ करनी है बिज़नेस की, तो उस केस में जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे वो कैसे इन्होंने अरेंज करने हैं एंड कैसे स्मार्ट गोल्स सेट करने हैं अपने, ठीक है। सो ये थी हमारी डिमांड फोरकास्टिंग की इम्पोर्टेंस कितनी है इसकी, ठीक है। और इसमें हमने 8 पॉइंट्स करे हैं। लाइक फर्स्ट पॉइंट था हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग, देन सप्लायर एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सप्लाई चेन एफिशिएंसी, फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टेबिलिटी इन ऑपरेशंस, प्रमोशन मिक्स, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फोरकास्टिंग। इस टॉपिक के हमारे टोटल 5 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है मार्केट पोजीशन। मार्केट पोजीशन में यही बताया गया है कि अगर जो इमेज है या रेपुटेशन है कंपनी की या जो लॉयल कस्टमर बेस है उनको ये सारी चीज़ें इसकी क्वालिटी फैक्टर्स में आते हैं, बट इन्हें हम जब क्वांटिटी में चेंज करते हैं तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है इनके लिए। तो यहाँ पे रॉन्ग प्रिडिक्शन भी हो जाती है कई बार। तो यहाँ पे जो मार्केट पोजीशन है वो भी अफेक्ट करती है डिमांड फोरकास्टिंग को। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो इसमें क्या होता है, जो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो मैक्रो फैक्टर्स हों या माइक्रो फैक्टर्स हों। जो मैक्रो फैक्टर्स है वो अफेक्ट करता है सारी इकॉनमी को, जिसमें हमारी इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, टैक्सेस, सेविंग या फिर अनएम्प्लॉयमेंट आता है, ठीक है। जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसमें ये बताया गया है कि कैसे जो एक इंडिविजुअल बिजनेस है वो अपने डिसीजंस लेता है। इन दोनों पे ही फोकस किया जाता है ताकि डिमांड प्रिडिक्शन जो है वो रॉन्ग ना हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्री कंडीशंस। सो इंडस्ट्रियल कंडीशन पे ये बताया गया है कि जैसे स्मॉल यूनिट्स होते हैं वो अफेक्ट होते हैं, ठीक है, कम ही अफेक्ट होंगे, सेम प्रपोर्शन में अफेक्ट नहीं होते हैं जो प्रिडिक्ट किया जाता है, बट फिर भी वही डाटा वहाँ पे शो किया जाता है जिससे जो डिमांड फोरकास्टिंग है वो इफेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। विद इन ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं डिमांड फोरकास्टिंग को, जैसे क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या स्ट्रक्चर है, क्या एम्प्लॉयज़ एंड शेयर होल्डर्स भी इसे इफ़ेक्ट कर सकते हैं, या फिर क्या स्टाइल है मैनेजमेंट का। ये सारी चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं डिमांड फोरकास्टिंग को। सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में ये बताया गया है, जैसे यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसका भी एक साइकिल होता है। जैसे कोई भी न्यू प्रोडक्ट आता है, इंट्रोड्यूस किया है, उसके बाद वो उसकी डिमांड है वो शुरू हो गई बढ़नी, तो उसकी ग्रोथ हो गई, एंड जब वो उसकी डिमांड है वो स्टेबल हो गई तो मैच्योरिटी। सो लास्ट में जब डिक्लाइनिंग स्टेज आती है तो यहाँ पे एक हिंट दिया जाता है कि न्यू स्ट्रेटजीज़ बना लो, बिकॉज यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कम होती जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस एंड एलिमेंट ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। यहाँ पे हमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है अजम्पशन, लिमिटेशंस एंड मेथड्स के साथ। तो अजम्पशंस पढ़ते हैं ऑफ फोरकास्टिंग के। फर्स्ट पॉइंट है कॉजल रिलेशनशिप। इसमें यही है कि जो कॉजल रिलेशनशिप होता है बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स वो यहाँ पे अज्यूम किया जाता है कि सेम होगा फ्यूचर में भी। So, for example, hot summer causes more people to go to beach and increase the sale of water. अब सेल ऑफ वाटर इंक्रीज हुई है ड्यू टू हॉट समर, राइट। तो ये कॉज हुआ इसका, और इफेक्ट किस पे पड़ा, सेल ऑफ वाटर पे। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे फॉलो हुआ। नेक्स्ट कंजम्पशन है रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड एक्यूरेसी। तो यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन होता है बिटवीन टाइम एंड एक्यूरेसी में। जब टाइम जो होता है वो इंक्रीज होता है तो एक्यूरेसी डिक्रीज होती है। एंड लास्ट में ये अज्यूम किया गया है कि शॉर्ट पीरियड में फोरकास्टिंग ज़्यादा एक्यूरेट होगी एज कम्पेयर टू लॉन्ग पीरियड। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रुप फोरकास्टिंग वर्सेस इंडिविजुअल फोरकास्टिंग। सो नेक्स्ट है ग्रुप फोरकास्टिंग वर्सेस इंडिविजुअल फोरकास्टिंग। तो इसमें ये है कि ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इसमें अगर आपके जो नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्रीज होते जाएंगे ऐसे ही आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होती रहेगी। यहाँ पे ये बताया गया है कि एरर्स यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद बी पॉइंट है इम्परफेक्ट साइंस। इम्परफेक्ट साइंस में ये बताया गया है कि जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, हम प्रॉपरली उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि चाहे बेस्ट टेक्निक्स यूज़ की गई हो, चाहे बेस्ट पीपल उसे कर रहा हो, फिर भी वो इम्परफेक्ट साइंस है। उसके बाद है लिमिटेशंस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग।
सो इसमें फर्स्ट पॉइंट है अनएक्सपेक्टेड चेंज इन कस्टमर बिहेवियर। अगर जो कस्टमर की जो टेस्ट है, प्रेफरेंस है, चॉइस ही चेंज हो गई तो डिमांड फोरकास्टिंग का क्या फ़ायदा। सो जो फोरकास्टर्स होते हैं उनके लिए एक चैलेंज बन जाता है कि अप्रोप्रिएट प्रिडिक्शन करें। सेकंड है इनकरेक्ट डेटा। सो इनकरेक्ट डेटा में यही है, अगर आपका डेटा ही गलत होगा जिसके बेस पे आप डिमांड फोरकास्टिंग कर रहे हो तो फिर वो सारा जो है प्रोसेस रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए करेक्ट डेटा यूज़ करना बहुत ज़रूरी है एंड ये डिपेंड करता है कि आपके जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं वो कैसे हैं। नेक्स्ट है इनएक्यूरेट अजम्पशन। अगर जो फोरकास्टिंग मेथड जो हैं वो एस्टिमेट किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ सम अजम्पशन जो इनएक्यूरेट हैं तो जो डिमांड प्रिडिक्शन होगी वो भी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है पर्सनल बायस। इसमें ये है, अगर आप सेल पर्सनल सर्वे करते हो तो जो सेल पर्सन है वो डिफरेंट फिगर्स अपने अकॉर्डिंग दिखा सकता है ताकि उसे इंसेंटिव्स मिले, तो ये पर्सनल बायस में आ गया। उसके बाद है एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, अगर चेंजेस आए गवर्नमेंट की पॉलिसी में या कॉम्पिटिटर्स में या न्यू प्रोडक्ट या न्यू टेक्नोलॉजी में, ये सारी चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं डिमांड फोरकास्टिंग को। सो हमने अभी तक अजम्पशन की, लिमिटेशंस की, लास्ट है इसका प्रोसेस में मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग। सो यहाँ पे 2 मेथड्स हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड। उसके बेस पे भी डिमांड फोरकास्टिंग होती है। क्वालिटेटिव में हमारा फर्स्ट मेथड है एग्जीक्यूटिव ओपिनियंस। सो इस मेथड में क्या होता है, व्यूज़ एंड ओपिनियंस देखे जाते हैं, मैनेजर के क्या हैं या एम्प्लॉयज़ के क्या हैं उस डिपार्टमेंट के। जो एम्प्लॉयज़ के व्यूज़ हैं वो ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस के बेस पे हो सकते हैं। उसके बाद ये जो सारे व्यूज़ और फैक्ट्स या ओपिनियंस इकट्ठे किए जाएंगे उसके बेस पे फोरकास्टिंग करी जाएगी। अब एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं इसके। ये सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड मेथड है। ये बेस होता है एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के बेस पे, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, और ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, इकोनॉमिकल भी है एंड इन केस अगर आपके पास रेलेवेंट डेटा नहीं है तो व्यूज़ एंड ओपिनियन से यहाँ पे काम चलाया जाता है एग्जीक्यूटिव ओपिनियन में। यहाँ पे सब्जेक्टिव जजमेंट भी हो सकती है, किसी का व्यूज़ एंड ओपिनियंस उसकी फैक्ट्स के अकॉर्डिंग ना सुनना, ठीक है। उसके बाद अनसाइंटिफिक है, इट्स नॉट बेस्ड ऑन एनी डेटा, पर्सनल बायस भी हो सकता है एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग। तो डेल्फी मेथड में क्या होता है, ये एक मेथड है जिसमें आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी है ताकि वो क्वेश्चनर के अकॉर्डिंग अपने ओपिनियंस दे सकें। रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं एंड उसके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही हमने क्या करनी है, डिमांड फोरकास्टिंग करनी है और इनकी समरी बनाई जाती है कि एंड उसके अकॉर्डिंग ये डिमांड फोरकास्टिंग होती है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, 1% डोमिनेशन है, फेस टू फेस यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं होती। उसके बाद इकोनॉमिकल मेथड है, ओपिनियन मिल जाते हैं एक्सपर्ट्स के, लेस कॉम्प्लिकेटेड है। लिमिटेशंस क्या है, डिपेंडेंट होना पड़ता है कि क्वालिटी कैसी होगी, एक्सपर्ट्स की कैसे होंगे एक्सपर्ट्स, टाइम कंज्यूमिंग भी है। लास्ट है इट्स बेस्ड ऑन आर्बिट्रेरी, यानी कि चॉइस पे बेस होता है और रैंडम चॉइस होती है, ये एक्चुअल मार्केट अप्रोच पे बेस नहीं करता। नेक्स्ट है सेल फोर्स एस्टिमेशन मेथड। सो इस मेथड में क्या होता है, जैसे ओपिनियन मेथड में होता था कि व्यूज़ या ओपिनियंस लिए जाते थे सेल मैनेजर्स या फिर सेल पर्सनल से, तो ऐसे ही यहाँ पे होता है, ये कस्टमर के साथ एसोसिएटेड होता है, यानी कि जो सेल पर्सन है डायरेक्टली बात करेगा विद कस्टमर्स अबाउट देयर चॉइस एंड प्रेफरेंस। और यहाँ पे टेरिटरी वाइज डिमांड एस्टिमेट करी जाती है। फॉर एग्जांपल क्या ब्रांच है, एरिया, रीजन लेवल, एंड ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है, लॉन्ग टाइम के लिए ये इफ़ेक्टिव नहीं है। सो इसके एडवांटेजेस क्या हुए, जो सेल पर्सन है वो डायरेक्टली बात करेगा कस्टमर के साथ। सेकंड है यहाँ पे टेरिटरी वाइज डिमांड एस्टिमेट करी जाती है, वो कम्प्रीहेंसिव फोरकास्टिंग मेथड है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस। तो ये रेसिस्टेंट में ये बताया गया है कि जो सेल पर्सन है वो सारी एनर्जी इसी बात पे लगा देता है कि उसे कम्युनिकेट करना है विद कस्टमर के साथ, जबकि उसे सेल एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आता है कि अंडर एस्टिमेशन, उसमें ये है कि जो उसके टारगेट्स हैं वो फटाफट पूरा करने के लिए, इंसेंटिव्स लेने के लिए कम टारगेट दिखाता है और लेता भी है। एंड नॉन सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग, हमने पहले भी पढ़ लिया, ये शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग के लिए सूटेबल है। कौन सा मेथड, सेल फोर्स एस्टिमेशन मेथड। क्वालिटेटिव मेथड्स में हमारा लास्ट मेथड आता है कस्टमर इंटेंशन मेथड।
तो इसमें बायर और कस्टमर को कहा जाता है कि अपने एस्टिमेट्स दो कि कैसे आपके फ्यूचर परचेजेस क्या होंगी, और ये तभी सूटेबल होगा जब बिज़नेस टू बिज़नेस डिमांड चल रही है और कस्टमर बेस जो है लिमिटेड है, तभी ये हम अलग अलग कस्टमर्स को जाके कह सकते हैं, ठीक है। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो यूज्ड व्हेन फिजिकल एरिया इज़ लिमिटेड। ओके, एडवांटेजेस क्या हैं? बेस्ड ऑन सर्विस ऑफ एक्चुअल यूज़र, जो यूज़ कर रहा है उस प्रोडक्ट को, उसके साथ हमारी कम्युनिकेशन हो रही है। यहाँ पे इकोनॉमिकल और क्विक मेथड है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है ये, और न्यू प्रोडक्ट मार्केट के लिए सूटेबल है। लिमिटेशंस की बात करें तो ये सूटेबल नहीं होता, लार्ज नंबर में है। नॉट सूटेबल व्हेन कस्टमर्स आर जोग्राफिकल स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया, तो वही आ गया, अगर लार्ज एरिया हो या फिर लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स हो तो ये सूटेबल नहीं होता, या फिर अगर यूज़र ही अपना माइंड चेंज कर ले। क्वालिटेटिव मेथड्स के बाद हमारा क्वांटिटेटिव मेथड्स आते हैं, जो मेनली बेस होते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स के। और यहाँ पे जो ब्रॉड कैटेगरी है, यहाँ पे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, टाइम सीरीज एंड कॉजर मेथड्स। तो यहाँ पे जो टाइम सीरीज एनालिसिस है उसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मूविंग एवरेज, डिकम्पोजिशन, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, एंड कॉजल मेथड को कोरिलेशन, रेग्रेशन, इकोनोमेट्रिक मॉडल, इनपुट एंड आउटपुट मॉडल। सो फर्स्टली हम पढ़ते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस। इस मेथड में क्या होता है, जो डिमांड है वो फोरकास्ट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डिमांड डेटा पे, जितने भी हमारे नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं उसके बेस पे की जाती है। एंड जो कंपनी है यहाँ पे एग्जिस्ट करती है विद डिमांड हिस्ट्री ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो यहाँ पे डाटा है वो अरेंज किया जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो उस डेटा को ही हम टाइम सीरीज एनालिसिस कहते हैं। उसके बाद है कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में उसे ये टाइम सीरीज एनालिसिस करनी है, तो क्या चेंजेस आते हैं। ट्रेंड्स में चेंजेस आ सकते हैं, साइक्लिकल चेंजेस आ सकते हैं लाइक डिप्रेशन, बूम, सीजनल चेंजेस हो सकते हैं, फेस्टिवल सीजन है या क्लाइमेटिक सीजन है, या फिर उसके बाद है रैंडम चेंजेस आ सकते हैं, अर्थक्वेक, फ्लड्स, सुनामी एक्सेट्रा। नेक्स्ट है ए पॉइंट, इसके अंदर ही आता है टाइम सीरीज एनालिसिस में, मूविंग एवरेज मेथड। सो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्यूचर डिमांड जो कैलकुलेट होती है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज डिमांड होती है, जो भी हमारे प्रीवियस प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ ईयर्स होंगे लाइक 4, 5, 6। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं ईयर्स 2000 से लेके 2012 तक, और उनकी डिमांड दी हुई है 70, 75 एंड सो ऑन। अब हमने 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है, तो हमने 3 ईयर्स का टोटल लेके अपॉन 3 कर देना है, तो हमारा 75 आ जाएगा। उसके बाद फर्दर 75 प्लस 80 प्लस 85 निकाल लेना, अपॉन 3 कर देना, हमारा 80 आ जाएगा। ऐसे ही सो ऑन निकालते जाना 3 इयर्स की मूविंग एवरेज, लास्ट में आपका 71 आ जाएगा। किसको कैलकुलेट करके, जो 76 है, 68 है और 70 है उसको प्लस करके लास्ट में डिवाइड कर देना है 3 के साथ। एंड उसके बाद हमने एरर देखना है, एरर इन दोनों को माइनस करके आ जाएगा। अगर हमने 6 ईयर मूविंग एवरेज बनाना है, ऐसे ही हमने 3 इयर्स लिए थे, ऐसे ही 6 इयर्स लेने हैं लाइक 2000, 2001, 2, 3, 4, 5। इन सब के जो डिमांड है उनको टोटल करके अपॉन 6 लेनी है, उसके बाद हमारी 6 ईयर की मूविंग एवरेज आएगी। उसके बाद इसका भी एरर निकाल लेना है, जो हमारी ओरिजिनल डिमांड थी और 6 ईयर मूविंग एवरेज निकाला, उन सबको माइनस करके जो हमारे एरर आएगा वो 6 ईयर मूविंग एवरेज का एरर आएगा, ठीक है। ये होता है मूविंग एवरेज मेथड। अब यहाँ पे इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये सिंपल है, टेक केयर ऑफ सीजनल फ्लक्चुएशंस, यानी कि जो हमने प्री डिटरमाइंड विंडो का मतलब होता है, जैसे 2 इयर्स का हमने बनाना है, 3 इयर्स का बनाना है मूविंग एवरेज। एंड ये एक्यूरेट मेथड है, कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं, सूटेबल है लार्ज यूनिट्स के लिए। इन इसकी लिमिटेशंस क्या है, हिस्टोरिकल डाटा पे हमें बेस होना पड़ता है, इक्वल वेट टू ऑल टाइम पीरियड, तो हमें इक्वल वेट्स लेने पड़ते हैं। एंड इससे मिस रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है, नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म, इट्स नॉट एबल टू फोरकास्ट डिमांड इन लॉन्ग टर्म, राइट। सेकेंड मेथड है अंडर क्वांटिटेटिव मेथड्स, तो डिकम्पोजिशन मेथड आता है, यूज़ होता है टाइम सीरीज से सेपरेट करने का ट्रेंड्स, साइक्लिकल नेचर, सीजनल नेचर या फिर अदर कंपोनेंट्स को। टाइम सीरीज से ये सारी चीज़ों को सेपरेट करता है ये मेथड। एंड फॉर एग्जांपल ले लो, अगर 2015 में एप्पल फ़ोन की डिमांड 1000 यूनिट्स है
एंड इसको 4 जो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ट्रेंड कंपोनेंट, जिसमें ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है आने की वजह से डिमांड इंक्रीज़ हो गई 5%, साइक्लिकल में रिड्यूस हो गई 10% ड्यू टू डिप्रेशन, रैंडम में क्या हुआ 5% डिक्रीज़ हो गया, ठीक है, ड्यू टू सोशल अनरेस्ट इन टारगेट मार्केट, एंड सीजनल में जो फेस्टिवल सीज़न है वो इंक्रीज़ कर रहा है डिमांड को बाय 10%। ऐसे ही अगर हमने निकालनी है कि ट्रेंड कंपोनेंट में इसकी डिमांड कितनी यूनिट्स की डिमांड बनती है, तो पहले तो उसकी 100,000 यूनिट की डिमांड थी, ट्रेंड कंपोनेंट में 5% का इंक्रीज़ आया, तो इसका जो 5% है उसमें इंक्रीज़ हो जाएगा प्लस 5% ऑफ 1000, राइट, तो 150, तो इसके 1050 बन जाएंगे। ऐसे ही साइक्लिकल कंपोनेंट्स निकालने हैं, रैंडम कंपोनेंट्स निकालने हैं। एडवांटेजेस क्या है, ये सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, फ्लक्चुएशन को कंसीडर करता है। उसके बाद लिमिटेशंस क्या है, पास डेटा अवेलेबल होना चाहिए। सो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में क्या होता है, यहाँ पे पास डिमांड को वेट्स दिए जाते हैं इक्वली। यहाँ पे ये माना जाता है जो डिमांड है अकरेंस के अकॉर्डिंग ही उन्हें वेट दिए जाएं, जो मोस्ट रीसेंट डाटा है उनके वेट्स ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू ओल्डर वन। एंड ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है, FT+1 यानी कि नेक्स्ट पीरियड्स फोरकास्ट डिमांड, राइट। AT का मतलब है एक्चुअल डिमांड क्या है करंट पीरियड की, उसके बाद FT का मतलब है फोरकास्ट डिमांड क्या है करंट पीरियड की विद सिंपल एवरेज। इसको हम इलस्ट्रेशन से समझते हैं। सो द क्वेश्चन इज, जो एक्चुअल डिमांड है आपकी 1000 है, 1000 यूनिट्स मीन्स कैपिटल AT हमारी 1000 है जो एक्चुअल डिमांड है। फोरकास्टेड डिमांड जो है 1200 यूनिट्स है, यानी कि FT जो है फोरकास्टिंग डिमांड है। उसके बाद जो हमारी स्मूथिंग कांस्टेंट है यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.3। सो इसको हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, FT+1 यानी कि डिमांड क्या है उस ईयर की, अल्फ़ा की वैल्यू 0.3 दी गई थी, इनटू AT की वैल्यू मीन्स एक्चुअल डिमांड क्या थी 1000 यूनिट्स, प्लस 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू 0.3 इंटू FT मीन्स फोरकास्टिंग डिमांड कितनी थी 1200 यूनिट्स की। तो ऐसे ही हमारे जो है 1140 यूनिट्स आ जाएंगे जो 2016 से बिलोंग करते हैं। सो ये थी हमारे पास एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। नेक्स्ट है हमारे पास कॉजल मेथड। जो क्वांटिटेटिव मेथड्स है वो टाइम सीरीज एनालिसिस था और कॉजल मेथड था। टाइम सीरीज हमारा कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने 3 पॉइंट्स करे। अब करते हैं कॉजल मेथड जिसमें फर्दर 3 पॉइंट्स हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है कोरिलेशन एंड रेग्रेशन। सो कोरिलेशन में क्या होता है, इसमें 2 वेरिएबल्स को स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर डिमांड क्या है और प्राइस क्या है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, एंड जो रिलेशन होता है 2 वेरिएबल्स का वो कैसे हम शो करते हैं आर के अकॉर्डिंग, कोरिलेशन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग। एंड जो वैल्यू होती है वो लाई करती है बिटवीन -1 एंड 1 के बीच में। अगर -1 है इसका मीनिंग क्या है कि परफेक्टली नेगेटिव है, 0 है नो कोरिलेशन, एंड अगर +1 है तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। फर्स्ट है इसकी लिमिटेशन, यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता। नेक्स्ट है कि कोरिलेशन नहीं अंडरस्टैंड करता नॉन लीनियर या फिर रैंडम रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल्स का। रेग्रेशन क्या होता है कि वेरिएबल्स में इन्वेस्टिगेट करता है, स्टैटिस्टिकल टूल है ये, और यहाँ पे y = a + bx यानी कि जो y है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो x है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। a इज़ इंटरसेप्ट एंड b इज़ ट्रेंड। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के एग्जांपल लिख सकते हो डिमांड, और उसके बाद इंडिपेंडेंट का इनकम, प्राइस एंड रेनफॉल, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ रेग्रेशन, तो हमारी फर्स्ट एडवांटेज आती है कि रिलायबल है और ये एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है। उसके बाद ये दोनों की एडवांटेजेस हैं कोरिलेशन एंड रेग्रेशन की। सॉफ्टवेयर यहाँ पे जो सारी कैलकुलेशन है वो एक्सेल की हेल्प से होती हैं। मल्टीपल इंडिपेंडेंट फैक्टर, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इजीली यहाँ पे अफेक्ट हो सकता है विद मोर देन 1 फैक्टर, राइट। इट कैन इजीली बी एग्जामिन्ड विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल रेग्रेशन। लिमिटेशंस क्या है, ये कम्प्लेक्स होता है, ठीक है। मल्टीपल रेग्रेशन यानी कि ये इजी नहीं होता कि हम अंडरस्टैंड कर सकें इम्पैक्ट ऑफ रेग्रेशन जब यहाँ पे कोरिलेशन होता है बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास इकोनोमेट्रिक्स मॉडल। तो ये हिस्टोरिकल रिलेशनशिप फाइंड करता है बिटवीन मैक्रो वेरिएबल्स, जो डिफरेंट मैक्रो वेरिएबल्स होते हैं एंड जो अफेक्ट करते हैं इकॉनमी को,
एंड यहाँ पे फोरकास्टिंग होती है टू फाइंड इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मॉडल्स लिख सकते हो ARIMA मॉडल, वेक्टर ऑटो रेग्रेशन मॉडल, VAR मॉडल। एंड उसके बाद हमारी इसमें एडवांटेजेस आ जाती हैं कि ये सूटेबल है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को फाइंड करने में, और ये आइडेंटिफाई करता है रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। बट ऑन दी अदर हैंड इसकी लिमिटेशंस भी हैं। एक एक्सपेंसिव ये मेथड है, कौन सा, इकोनोमेट्रिक्स मॉडल। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट मेथड। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक गुड्स की डिमांड जो है वो बढ़ रही है तो ही अदर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। लाइक कार की अगर डिमांड बढ़ रही है तो ही टायर्स या ऑटो एंजिलरी यूनिट्स हैं, स्टीयरिंग है, क्लच, विंड स्क्रीन, इनकी डिमांड बढ़ेगी। तो ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं एंड ये मेथड यूज़ किया जाता है बिजनेस टू बिजनेस ताकि डिमांड फोरकास्टिंग करी जा सके। एडवांटेजेस क्या है, लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग होती है और हेल्प करते हैं B2B फोरकास्टिंग में। लिमिटेशंस हैं, एक्सपेंसिव होता है और कम्प्लेक्स, आपको पहले ही बता दिया कि कॉम्प्लेक्स मेथड है क्योंकि दूसरे एक की डिमांड दूसरे पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, और इनएक्यूरेट रिजल्ट्स भी आ सकते हैं बिकॉज देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स इन इंडस्ट्रीज। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है हमारे पास, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जब आप सिलेक्ट करते हो फोरकास्टिंग मेथड। सबसे पहले एक्यूरेसी। जो भी मेथड आपने फोरकास्टिंग का यूज़ करना है वो एक्यूरेट रिजल्ट्स दे। ईज़ ऑफ इंटरप्रिटेशन, जो मेथड आप यूज़ कर रहे हो वो इंटरप्रिटेशन उससे ईजीली हो जाए। एंड जब भी आप कोई फोरकास्टिंग मेथड यूज़ करोगे तो सबसे पहले अपनी मेंटेनेंस कॉस्ट देखोगे कि आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उस पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। एक्सेप्टेबिलिटी, जो ये फोरकास्टिंग मेथड आप चूज़ कर रहे हो वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। स्पीड कैसी है, किस स्पीड से इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, ठीक है। इन केस इकोनोमेट्रिक्स मॉडल हमने सॉफ्टवेयर्स किया था, कैसे हमने चूज़ करना है इन सबको, ये डिपेंड करता है उसकी स्पीड पे। कॉस्ट सेविंग्स होने चाहिए, जैसे बजट है हम बना रहे हैं फॉर डिसाइडिंग फोरकास्टिंग मेथड। सो ये हमारे 6 पॉइंट्स हैं। 7th पॉइंट हमारे पास आता है ईज़ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के पास ट्रेंड स्टाफ है या नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे उन्होंने अपनी टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करना। टाइम हॉरिजन देखना है, लॉन्ग पीरियड के लिए है, शॉर्ट पीरियड के लिए है। अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा मीन्स किस टाइप का डाटा आपके पास है, उसके अकॉर्डिंग मेथड चूज़ करना। तो ये हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। जो भी हमने इस वीडियो में करा है सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। सो ये शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। फॉर मोर सच वीडियोज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो।